ज़फ़र के जाने के 1 घंटे बाद ही साहिल आ गया। रिदा ने साहिल को बताया, आज मामू आए थे। साहिल ने अपना लेदर का बैग अलमारी में रखते हुए कहा, आज कैसे रास्ता भूल गए मामू। राहत सब्ज़ी की टोकरी और प्लेट मेज़ पर रखते हुए थकी थकी सी कुर्सी पर बैठी और साहिल से गोया हुई, बहुत परेशान थे तुम्हारे मामू, अब तक विशा का कुछ पता नहीं चला। साहिल आंखें झुकाए किसी गम के एहसास में डूब गया। अब क्या पता चलेगा, पूरा 1 साल बीत गया है इस हादसे को। राहत ने कहा, रात को तुम्हारे मामू ने तुम्हें बुलाया है। साहिल ने पूछा, क्यों? मुझे नहीं बताया, कोई काम होगा, अपना तो कोई बेटा है नहीं, मेरा भाई बहुत तन्हा हो गया है। सब्ज़ी काटते हुए राहत की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं चला जाऊंगा। इसने माँ के गले के गिर्द बाहें हायल कर लीं। आप क्यों रो रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। रात 8 बजे ज़फ़र के घर की बेल बजी। मारिया ने कैमरे में साहिल की तस्वीर देखी तो बेजारी से बोली, ये इस वक्त क्यों आया है? इसने दरवाज़ा खोला तो साहिल ने आगे बढ़ के कहा, अस्सलाम वालेकुम मुमानी। वालेकुम सलाम। मामू घर पर ही हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। ज़फ़र लाउंज में बैठा हुआ था। साहिल को देखकर वो इससे मिला। उन्होंने पूछा, ठीक हो? तो साहिल ने कहा, जी खुदा का शुक्र है। ऐसा करते हैं, बाहर लॉन में बैठते हैं, बाहर मौसम बेहतर है। इसने तिरछी नज़र से मारिया की तरफ देखा और कहा, हमारी चाय बाहर भिजवा देना। मारिया होंठों को भींचते हुए बोली, बेहतर। गार्डन लाइट्स की हल्की सी रोशनी हर सू फैली हुई थी। वाइट कलर के चेयर सेट पर भी हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। साहिल ज़फ़र से गोया हुआ, विशा के बारे में कुछ भी इल्म नहीं हो सका। मैं जानता हूँ कि आपने इसकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर तलाश तो ख़त्म नहीं की जा सकती। ज़िंदगी का मालिक तो खुदा है। वो अगर किसी को ज़िंदा रखना चाहे तो कैसे ही हालात हों, वो ज़िंदा रखता है। मैं तो विशा को जानता हूँ, वो बहुत ज़िद्दी है। अगर किसी बात की ठान ले तो इसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो ज़िंदा और खैरियत से होगी। ज़फ़र ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। मुझे मेरी बेटी मिल जाए तो मैं उसकी हर खुशी पूरी करूँगा। ज़फ़र के लफ्ज़ों की इन सातों में साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कभी कभी इंसान अपने ख्वाबों की कब्र में भी दफन हो जाता है। ज़फ़र ने गहरी नज़रों से साहिल की तरफ देखा। तुमने अपना क्या हाल बना रखा है, मैंने एक नज़र में तुम्हें पहचाना ही नहीं था। आज सुबह एक बहुत बड़ी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। ज़फ़र की बात पर साहिल ने पूछा, कैसी हकीकत? ज़फ़र ने गहरी नज़रों से साहिल की तरफ देखा। वो तुम्हें पसंद करती थी, क्या तुम इस बात से वाकिफ़ थे? मामू के सामने साहिल का रंग फ़क पड़ गया। दिल जैसे तेज़ी से धड़कने लगा, ज़बान पर बल आ गया, मगर इसने बेखौफ वही कहा जो इसके दिल ने कहा, जी। ज़फ़र ने साहिल की घबराहट महसूस करते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, मैं तुम्हारा मामू हूँ। समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे सब कुछ तफसील से बताओ। मेरी बेटी ज़िंदगी के किन मराहिल से दो चार थी, मैं सब जानना चाहता हूँ। साहिल की आंखें भीगी हुई थीं। इसके चेहरे पर दुख के तासुरात बहुत नुमायाँ थे। इसने एक लंबी सांस खींची और कहा, मामू जितना विशा की गुमशुदगी पर आप परेशान हैं, मेरी कैफियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। जब आप और आपका ग्रुप विशा की तलाश करते करते इस पहाड़ी इलाके से मायूस होकर वापस आए, तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी पहाड़ी इलाके में गया। मैं अपने तौर पर विशा को ढूंढना चाहता था। मैंने इसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि मकामी लोगों से इनके घरों में जाके पूछा, मगर जब मायूसी हुई तो उस गम ने जैसे मुझसे मेरे जीने की ख्वाहिश ही छीन ली।
अब जी तो रहा हूँ मगर गम के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। मामू, विशा आपसे बहुत प्यार करती थी। वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर आपके पास वक्त ही नहीं था और मुमानी के अंदर ममता के जज्बात थे ही नहीं। आप हमारे घर बहुत कम आते थे मगर अम्मी, मैं और रिदा तो विशा के लिए इससे मिलने आ जाते थे। मुमानी को हमारे आने पर एतराज़ होता था मगर हम इन दिनों जब आप बैरूने मुल्क होते थे विशा से मिलने आ जाते थे। विशा भी अक्सर हमारे घर आ जाती थी। इसने कभी हम लोगों को कमतर नहीं समझा। विशा और रिदा की बहुत गहरी दोस्ती थी और उनकी दोस्ती में मैं भी शामिल हो गया था। इस वजह से मुझसे भी वो दिल की बातें करने लगी। कितने ही अरसे तक मैं इसके दिल की बात जान नहीं सका। वो अमीरी गरीबी के फ़र्क को भूलकर मुझे चाहने लगी थी। वो घर में अजीब माहौल से दो चार थी। मुमानी से इसकी बनती नहीं थी। मुमानी अपने आवारा भतीजे शमून से विशा का रिश्ता करना चाहती थी। उसका घर में आना जाना बहुत बढ़ गया था। रिदा ने विशा को बार बार समझाया कि आपको उस बात से आगाह कर दे मगर वो कहती थी कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक रोज़ विशा ने मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरी कैफियत विशा से मुख्तलिफ नहीं थी मगर मैंने हकीकत पसंदी से काम लिया और अपने जज्बे को विशा की बेहतरी के लिए छुपा लिया। मैं जानता था कि मैं विशा को वो सब आसाइशें नहीं दे सकता जिसकी वो आदी है। फिर ये भी जानता था कि आप हैसियत के इस फ़र्क को कभी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और बीवी के पैसे पर हैसियत बनाना मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ था। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रख के विशा से कह दिया कि मैंने कभी इसके बारे में इस तरह नहीं सोचा। वो मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। उस वक्त वो बहुत टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आखिरी सरमाया भी लुटा चुकी हो। 2 माह तक मैं उससे नहीं मिला। एक रोज़ जब रिदा ने मुझे बताया तो मैं सटपटा के रह गया। साहिल, विशा को न जाने क्या हो गया है। वो तो बिल्कुल बदल गई है। किसी से नहीं मिलती, अपने कमरे में बंद रहती है। इसके चेहरे की हसासियत, आंखों की मासूमियत कहीं गायब हो गई है। मुझे डर लग रहा है वो कहीं खुद को कुछ कर ना ले। मैंने रिदा का हाथ थाम लिया। रिदा, मैं इससे अभी मिलना नहीं चाहता मगर तुम इसके घर जाओ, इसे समझाओ। मामू अभी इस मुल्क में नहीं है, अम्मी जान के साथ चली जाना। रिदा अम्मी के साथ विशा से मिलने चली गई। मुमानी, अम्मी और रिदा सब बातें करते रहे मगर विशा का बर्ताव बहुत अजीब था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। रिदा भी विशा के कमरे में इसके पीछे गई। विशा अपने बेड पर लेटी हुई थी तो रिदा इसके करीब बैठ गई। विशा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे। रिदा ने हैरत से विशा की तरफ देखा। विशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल करूँगी। विशा ने बेगानेपन से रिदा की तरफ देखा। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रिदा चिल्ला कर बोली, कैसे ठीक हो? चेहरा देखा है अपना? तुम्हारा क्या हाल हो गया है? विशा ने रिदा के शानों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी फटी फटी आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दीं। मुझे सांप ने डस लिया है, मेरे पूरे जिस्म में जहर फैल गया है मगर मैं ज़िंदा हूँ क्योंकि मैंने उस सांप का सर कुचलना है, फिर मैं आराम से मर जाऊँगी। रिदा ने अपने शानों पर से इसके हाथों को हटाया। विशा मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें किसी ने तंग किया है तो मुझे बताओ, मैं और साहिल तुम्हारी मदद करेंगे। विशा ने इत्मीनान के साथ टेक लगा ली। नहीं, मुझे तुम दोनों की मदद की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद अपने मुजरिम से बदला लूँगी। इसने मेरा मान, मेरा गुरूर तो तोड़ दिया मगर वो ये नहीं जानता कि नफ़रत की ताकत क्या होती है। अगर लड़की नफ़रत करने में आए तो बला बन जाती है। विशा की इस तरह की बातें सुनकर रिदा रोने लगी। विशा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। विशा ने रिदा के आंसू साफ़ किए और धीरे से बोली, मेरी प्यारी सहेली, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो।
रिदा अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर आ गई। इसने अम्मी से जाने के लिए कहा। अम्मी ने मुमानी से इजाज़त ली और वो दोनों घर आ गईं।